सभी को नमस्कार। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से। भाई फिजिक्स या भौतिक विज्ञान थोड़ा सा अगर बायो से इधर आते हैं, जैसे ही बायो से हम फिजिक्स में एंटर करते हैं तो थोड़ा सा लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं फिजिक्स में। एक्चुअली फिजिक्स के साथ क्या है, अनकंफर्टेबल होने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिजिक्स क्या है कि हम जो भी देखो, अपने को पूरा सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं पढ़ना, हमारी जो जनरल साइंस में जो फिजिक्स आती है वो पढ़ना है हमें, और फिजिक्स को फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ें। अब देखो बायो वाली चीज अब यहाँ फिजिक्स में अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम आती है। फिजिक्स वैसे तो पूरा ही साइंस समझने का है, लेकिन अगर मैं उसमें भी बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कोई भी टॉपिक हुआ, चाहे लाइट हुआ, चाहे ऊष्मा की बात करें, चाहे गति की बात करें, फिजिक्स को फिजिक्स के अकॉर्डिंग, और खास तौर से यहां पर तो दैनिक जीवन के उदाहरण भर भर के आएंगे। डेली लाइफ में जो देखते हो उसके अकॉर्डिंग ही समझकर आगे चलोगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ये सब्जेक्ट ऐसा है, फिर कह रहा हूं कि अगर दिमाग के खिड़कियां खुली नहीं रखी तो फिजिक्स कब ऊपर से चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। फिजिक्स को मैं कहता हूं ना, जनरली स्टूडेंट्स मिलते भी हैं, कंप्लेंट करते हैं कि सर फिजिक्स कम समझ में आता है, क्यों? तो उसका कारण क्या था कि हमने फिजिक्स को फिजिक्स के ढंग से नहीं पढ़ा। जैसे मैंने कहा ना, रटो मत। हम कोशिश करते हैं रटने की, हमारी टेंडेंसी पड़ जाती है रट लो, भाई समझ में नहीं आ रहा कुछ तो रट लो। हम समझने पर जितना जोर देते हैं, अगर जितना हम रटने में जोर देते हैं उतना अगर हम समझने पर जोर देते तो सही कह रहा हूं, बहुत मजा आएगा फिजिक्स में। जैसे कॉमन सी बात करते हैं, कई बार लोग लेंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा इमेज बनेगी। लेंस को, मिरर को लेकर बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम, प्रकाश का जो टॉपिक है कॉमन सी प्रॉब्लम है, ये लगभग सभी ये फेस करते हैं। बट कई बार कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल आसानी से उनको याद रख पाते हैं। कारण क्या था, समझ लिया। और समझना भी क्या है, जो देखते हो वही बोलो ना यार। कैसे कि अगर मैं एक बात करूं, एक आपको जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर आप जैसे डेली जब अपने घर में तैयार होते हो, वो जो अलमारी लगी हुई है, अलमारी में जो सीधा बड़ा सा कांच लगा हुआ रहता है, उसमें खुद को देखते हो, यहां खड़े होकर तैयार होते हो। तो अब कई जने इसमें भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि करते क्या है कि इसको भी, जो दैनिक जीवन की चीज है उसको भी रटने की कोशिश करते। आप तो खुद बताएं, खुद सोचें, देखो इसको कि जब मैं इस अलमारी में लगे हुए कांच में खुद को देखता हूं, मेरा सिर ऊपर है, मेरे पैर नीचे, सिर ऊपर पैर नीचे, और यहां प्रतिबिंब देखता हूं तो प्रतिबिंब में भी मुझे सिर ऊपर ही दिखेगा और पैर नीचे ही दिखेंगे। प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा बना। कैसा है? सीधा है। जब जब प्रतिबिंब सीधा होता है ना, हमेशा कैसा होगा? आभासी, वर्चुअल। हमेशा ध्यान रखना, कुछ एक चीजें होती है जो हमेशा आपको ध्यान रखना होता है। सीधा प्रतिबिंब में हमेशा कैसा होगा? आभासी। और एक छोटी सी बात और, जितनी हाइट आपकी होती है ना, उतनी ही हाइट आपकी इमेज की भी होती है। यकीन ना आए तो देखो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। फिजिक्स में इतनी अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छी चीज जो मैं मानता हूं फिजिक्स में, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। कैसे? सामने अलमारी में जो कांच लगा हुआ है ना, उसके बिल्कुल पास चले जाना, और पास में जाकर जो आपका प्रतिबिंब भी, जैसे जैसे आप पास आओगे प्रतिबिंब भी पास आ जाएगा। यानी जितना दूर आप थे उतना ही दूर प्रतिबिंब था। सारी चीजें आपने देखी है, वही मैं बोल रहा हूं। और यकीन नहीं है कि सर मैंने तो कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, तो अब कर लेना। बिल्कुल उसके पास जाकर नाक से नाक मिला लो, देखना आपका और आपके प्रतिबिंब का नाक से नाक मिल रहा है, मतलब दोनों की हाइट क्या है? बराबर है।
अगर नाक ऊपर नीचे हो समझ जाना कि सर ने गलत बताया है। वैसे नहीं होगा, नाक से नाक ही मिलेगी। यानी जितनी लंबाई आपकी उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की, यानी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। कहां दिक्कत आई बताओ? ये सब आपने अपनी डेली लाइफ में देखा है। ये समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं आ गई। अभी तक तो मैंने परावर्तन वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये जो आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको, साथ साथ ये आपके भी आंसर आ रहे होंगे। और बात छोड़ो, जो गाड़ियों में हम पीछे आने वाली गाड़ी को देखने के लिए साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है हमारी गाड़ी में, जो साइड में ये मिरर होता है, दर्पण ही होता है। वो दर्पण कैसा होता है ये मैं बता देता हूं। जब अपन इस टॉपिक की चर्चा करेंगे तब भी मैं बताऊंगा। अभी तो मैं केवल ये बता रहा हूं कि फिजिक्स कितनी आसान है, डेली लाइफ से जोड़ो तो। ये जो गाड़ियों में जो दर्पण होता है, गाड़ियों में दर्पण, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स होता है मिरर। ठीक है, लेंस नहीं है, मिरर है। अब छोड़ो आप, क्योंकि क्या करते हैं कि हम रटते हैं इनको कि यार उत्तल दर्पण में कैसा था, उत्तल दर्पण में कैसा था। सब छोड़ो उनको। आप तो ये देखो कि आपने अपनी गाड़ी के कांच में, अपने पास गाड़ी नहीं है तो दूसरों की गाड़ी के कांच में जाकर देख लेना। उस कांच में आप पीछे आने वाली गाड़ी को देखना। खड़ी गाड़ी है तो खुद को देख लेना। ठीक है, तो जब इसमें आप देखोगे तो देखना पीछे अगर कोई ट्रक आ रहा है, ठीक है, पीछे कोई ट्रक आ रहा है या आप खुद उसके सामने खड़े हो जाना। ऊपर चेहरा है और धड़ नीचे ही होगा। ट्रक को देखोगे तो ट्रक में ड्राइवर ऊपर बैठा दिखेगा, चक्के नीचे दिखेंगे। यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा या उल्टा? सीधा बन रहा है। यानी प्रतिबिंब जो आपने देखा वही बता रहा हूं। और जब जब सीधा होता है तो कैसा होगा, आभासी होगा। और लास्ट चीज और देख लो भाई, पीछे इतना बड़ा ट्रक आ रहा होता है और इतने से कांच में पूरा ट्रक आ गया। यानी इतना बड़ा ट्रक, उसका प्रतिबिंब इतने से कांच में आ गया, मतलब इतना सा प्रतिबिंब, इतना बड़ा बिंब या वस्तु। तो वस्तु से या वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब इतना सा छोटा सा। कैसा बना, छोटा। ये लो। और फिर अच्छी बात एक और आती है कि जो उत्तल दर्पण में होता है ना, वो अवतल लेंस में होता है। यानी अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और छोटा। भाई चीजों को कॉम्प्लिकेट हम खुद ही करते हैं। दिक्कत ये रही कि हमने अब तक फिजिक्स को फिजिक्स के ढंग से नहीं पढ़ा। हम अलग रटते थे, उत्तल दर्पण को अलग रटते थे, अवतल लेंस को, उत्तल लेंस अलग, अवतल लेंस अलग, उत्तल दर्पण अलग, अवतल दर्पण अलग, समतल को अलग रट रहे। कुछ जगह आएंगी जहां पर मैं कहूंगा याद कर लेना, बाकी अदरवाइज सारी चीजें समझ कर करेंगे। मैं तो कहता हूं आप भले ही गति के नियम पढ़ते, थोड़ी बड़ी कक्षाओं में आकर पढ़ते हो, लेकिन गति का नियम तो हर बच्चा अप्लाई करता है। छोटे से छोटा बच्चा जो स्कूल ही नहीं गया वो भी गति के नियमों के, न्यूटन के नियमों को पालन करता है वो। इसलिए कहता हूं साइंस तो हमारे खून में है, साइंस से डरने की जरूरत नहीं होती है। कैसे देखो भाई, आजकल वो ठीक है बच्चे गेम वेम खेलते हैं, मोबाइल में गेम वेम आते हैं, वो तो ठीक है, आजकल बैन कर दिया उनको, पबजी वगैरह। बाकी भाई हम लोग थे, आप में से भी कई लोग हो गए छोटे, तो हम लोग खेल खेलते थे, आउटडोर खेल खेलते,
कभी वो लुका छिपी खेल लेते, कभी जैसे कोई भी जैसे वो संतोलिया वगैरह खेल लेते थे, कभी क्रिकेट खेल लेते, कभी एक दूसरे के पीछे पकड़ा पकड़ी खेल लेते थे, वो भी हमारे खेल होते थे। लेकिन चलो एक बात बताता हूँ, लगभग सभी अपने आसपास या तो खुद ने भी किया होगा या किसी बच्चे को देखा जरूर होगा। कैसे कि जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि बच्चा गाड़ी ये खुद ही बना ले, ये गाड़ी बना ली उसने और गाड़ी चलाता रहता हूँ, ऐसे ऐसे हिलता रहता, क्योंकि उसने ठीक है किसी को गाड़ी चलाते हुए देखा, वो चला रहा है गाड़ी। अब देखो जब उस बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, पैदल चल रहा है करता हुआ, और जब उसको अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है, देखो उसकी आवाज भी बढ़ जाती है, करने लग जाता है। चलो यहां तक तो ठीक था। अब देखो गति के नियम का पालन कैसे करता है। अब वही बच्चा अपनी गाड़ी जो उसके हाथ में बना रखी है उसने गाड़ी, अब उस गाड़ी को तेज स्पीड में मोड़ता है वो। तो देखो वो जब गाड़ी को मोड़ता है करता हुआ, एकदम से जब गाड़ी को मोड़ता करता हुआ इधर आ गया, वो गति के जड़त्व के नियम का पालन किया उसने। भाई जड़त्व का नियम यही तो कहता है, दिशा का जड़त्व। करते हुए वो खुद इधर आ गया। पढ़ा क्या उसने न्यूटन का नियम? नहीं पढ़ा, लेकिन पालन कर रहा है वो उसकी। अगर हम बात करें, कई बार बच्चे आपस में खेलते, एक दूसरे के ऐसे ही मुक्का मारने की एक्टिंग करते, एक जना मुक्का मारता और दूसरा आ करके ऐसे गिर जाता है, क्योंकि उसे पता है मुझ पर इस दिशा में बल लगा है तो मुझे इसी दिशा में जाकर गिरना है। इस सभी फिजिक्स के नियम हम हमारे बचपन से पालन करते आए। हो सकता है आप में से भी किसी ने ऐसे नियमों का पालन किया होगा, याद होगा बचपन में, और नहीं तो हम देखते ही हैं आसपास बच्चों को। तो भाई फिजिक्स तो हमारे खून में है। आज जो हम बात कर रहे हैं बेसिक आधारभूत भौतिक विज्ञान, हेडिंग ही यही है, कहीं पर किसी भी सिलेबस में ये लिखा हुआ नहीं रहता आधारभूत भौतिक विज्ञान, लेकिन जो बाद में हम गति के नियम, हम बल, ऊर्जा जो भी पढ़ते हैं, उन सभी में ये आधारभूत भौतिक विज्ञान जरूरी है, जिसकी बात हम कर रहे हैं आज। ये तो केवल इंट्रोडक्शन है, कभी भी आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे ऐसी आवाज आती है क्या, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन ये सारी चीजें बस आपको मैं फैमिलियर कर रहा हूं कि भाई फिजिक्स आसपास ही है, आसपास ही है फिजिक्स। और तरीका पढ़ने का प्लीज यही रखना, खूब सारे मात्रक आएंगे, खूब सारे मात्रक निकालना सीख लो आप, रटना मत। कुछ गिने चुने ही मात्रक है पूरी फिजिक्स में, फिर कहना ना पूरी फिजिक्स तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमें फिजिक्स नहीं पढ़ना, हमें सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम जनरल साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत तो इधर कर लिया करो भाई। अब जैसे देखो, अगर मैं किसी को पूछता हूं कि बल का मात्रक क्या है, बल, 99% स्टूडेंट का जवाब आ जाता है न्यूटन। सही है, न्यूटन गलत नहीं है, सही है। लेकिन जब मैं आपको गति के नियम पढ़ाऊंगा तब दूसरा नियम कहता है F बराबर m गुणा a। ठीक है, ये F क्या है, बल है, ये m क्या है, द्रव्यमान है, मास, और ये a क्या है, त्वरण है, एक्सिलरेशन। तो मास द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में, वजन को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। और ये a क्या हो गया, त्वरण, त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी कैसा है ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो बल बराबर क्या हो गया, m गुणा a, या क्या कह सकता हूं, किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी न्यूटन के अलावा मैं ऐसे लिखता हूं ना, किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये भी सही मात्रक। हमेशा कहता हूं फॉर्मूला अगर ध्यान रखते हो तो फॉर्मूले से आप मात्रक निकाल सकते हो। मात्रकों को फिर कह रहा हूं रटना मत, कि आप आर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक, ये भी 99% स्टूडेंट को पता होता है क्या होता है, ओम होता है। और गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई।
इस फॉर्मूले को देख के भी मात्रक निकाल सकते हो। V क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज को नापते हैं वोल्ट में और धारा I का मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट बटा एम्पियर भी किसका मात्रक हो गया? ये ओम के बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब क्या, चीजें बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग के कल पुर्जों को थोड़ा सा अब पॉलिश कर लेना। कि ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि बायो जैसे सब्जेक्ट में तो अगर अपन ट्रेडिशनली पढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पर दिमाग लगाना है भाई। और फिर कह रहा हूँ, हर चीज़ को डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ना आसान रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आधारभूत भौतिक विज्ञान कहा ही मैंने इसलिए क्योंकि मैं आपको फिजिक्स की पहले जो बेसिक चीज़ें वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपने टॉपिक आ जाएंगे, बल गति वगैरह सबकी बात करेंगे अपन। तो आधारभूत भौतिक विज्ञान को शुरुआत करते हैं हम। आधारभूत भौतिक विज्ञान, फंडामेंटल फिजिक्स। फंडामेंटल फिजिक्स आधारभूत भौतिक विज्ञान, फंडामेंटल फिजिक्स। फंडामेंटल फिजिक्स, सबसे पहले बात आती है कि भौतिक विज्ञान में हम किन की बात करते हैं? भौतिक राशियों की। तो अब बात आ जाती है भौतिक राशियां क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है भौतिक राशियां। जैसे अभी अपन ने बात की ना, त्वरण, बल या विद्युत धारा, प्रतिरोध, ये सभी क्या है? भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियों को मेजरमेंट कर सकते हो। भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको हम माप सकते हैं, जिनका मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां। अभौतिक राशियों की बात करूं, कोई कहता है कि मुझे भाई बहुत सारा दुख हो रहा है, क्या दुख को नाप सकते हो क्या? या कई जने कहते हैं कि मुझे फलाने फलाने से बहुत ज्यादा प्यार है। अरे प्यार को नाप सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? पाव भर प्यार करते हो या 10 किलो का प्यार करते हो? 4 घंटे का प्यार करते हो या 4 सेकंड का प्यार करते हो? नाप सकते हो क्या? नहीं नाप सकते। लेकिन समय को नाप सकते हैं, घंटे में, मिनट में, सेकंड में। बल को नाप सकते हैं न्यूटन में, धारा को नाप सकते हैं एम्पियर में, प्रतिरोध को नाप सकते हैं ओम में, चाल स्पीड को नाप सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर पर सेकंड में, नाप सकते हैं। तो ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। लिखते हैं सबसे पहले कि भौतिक विज्ञान में उन राशियों, उन भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं जिनकी गणना की जा सके, जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें मापा जा सके। जैसे जैसे दूरी, चाल, बल, धारा, विद्युत धारा लिख देता हूं, ठीक है? विद्युत धारा,
अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी मेजरमेंट कर सकते हैं। इनका क्या कहलाई? भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों का भी वर्गीकरण करते हैं। कैसे? मैं 2 सेंटेंस बोलता हूं आपके सामने, देखना, सुनना, कि मैं 100 मीटर की दूरी तय करता हूं, और दूसरा सेंटेंस है कि मैं 100 मीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय करता हूं। अंतर है दोनों में? है अंतर। पहले सेंटेंस में मैंने केवल 100 मीटर बोला, केवल संख्यात्मक मान बताया आपको, और दूसरे सेंटेंस में 100 मीटर प्लस पूर्व दिशा, संख्यात्मक मान के साथ साथ दिशा भी बताइए आपको। यानी कि वे राशियां, भौतिक राशियां, जिनमें केवल संख्यात्मक मान, जिसे परिमाण भी कहते हैं, केवल परिमाण का बोध हो, अदिश राशियां कहलाती है। दिशा का बोध नहीं हुआ, अदिश, स्केलर क्वांटिटीज। तथा वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। कई बार यही क्वेश्चन आ जाते हैं, सदिश, अदिश, 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया निम्न में से सदिश कौन है, निम्न में से अदिश कौन है। बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं अपन, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका जो फिजिक्स का बेस यहां से बनेगा। तो आगे बात करते हैं कि अगला पॉइंट लिखवाता हूं कि भौतिक राशियां दो प्रकार की हो सकती हैं। दो प्रकार की हो सकती हैं। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज और सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश और सदिश, स्केलर और वेक्टर, क्या अंतर है? लो अगले पेज पे देख लेते हैं। एक तरफ लिख देता हूं अदिश राशियां और दूसरी तरफ आ जाएंगी सदिश राशियां। अदिश स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी तरफ आ जाएंगी सदिश राशियां। वेक्टर क्वांटिटीज। दोनों में डिफरेंस चेक करते हैं। एक तरफ अदिश और दूसरी तरफ सदिश। देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस। जो मैंने सेंटेंस बोलकर बताया, देखो मैं फिर कह रहा हूं, इनको भी रटो मत। जो मैंने सेंटेंस बोला केवल उस पर जाओ आप। तो 100 मीटर की दूरी तय करता हूं, 100 मीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय करता हूं, अंतर है। इसी को आधार बना रहा हूं। देखो सबसे पहले बात करूं मैं अदिश राशि में, इनमें
या ये राशियां, क्वांटिटीज, केवल संख्यात्मक मान या परिमाण, मैग्नीट्यूड, का बोध कराती हैं, बोध कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। यानी केवल किनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगी आपको? ओनली मैग्नीट्यूड। भाई ये जो बोलते हैं ना, दो चीजें देखो कि 100 मीटर प्लस मान लिया उत्तर दिशा, तो यहां पर ये दिशा मैं बताऊंगा वैसे सदिश में। तो ये जो संख्यात्मक राशि होती है इसे तो कहते हैं परिमाण, और ये जो होती है ये दिशा। तो अगर मैं बात करूं परिमाण के साथ दिशा तो हो गई सदिश, केवल परिमाण तो क्या हो जाएगा? अदिश। ठीक है, तो लिख सकते हैं इधर केवल परिमाण का बोध, ये जो अंडरलाइन कर देता हूं इसे, केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड। दूसरी तरफ क्या लिखता हूं कि ये राशियां परिमाण के साथ साथ या परिमाण एवं दिशा दोनों का बोध कराती हैं या दोनों के बारे में बताती हैं, कराती हैं। परिमाण एवं दिशा दोनों का बोध कराती है। देखें, परिमाण एवं दिशा दोनों का बोध करा रही है, और यहां पर केवल परिमाण था। मैं 100 मीटर की दूरी तय करता हूं, मैं 100 मीटर की दूरी पूर्व दिशा में तय करता हूं, 100 मीटर, और ये क्या आ गया? एक दिशा आ गई। एग्जाम्पल लिख देता हूं समझने के लिए। मैं 100 मीटर की दूरी तय करता हूं, 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं। केवल क्या आया? 100 मीटर बोले तो केवल परिमाण, ओनली मैग्नीट्यूड। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि मैं 100 मीटर पूर्व दिशा में चलता हूं या दूरी तय करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया मैंने, दैट्स इट। तो यहां पर 100 मीटर तो हो गया परिमाण, मैग्नीट्यूड, और ये पूर्व दिशा हो गई डायरेक्शन, दिशा। परिमाण प्लस दिशा, और ये केवल परिमाण। अब इनके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे देखें, दूरी, डिस्टेंस, चाल, स्पीड, द्रव्यमान, मास, कार्य, वर्क, सभी भौतिक राशियां हैं ये। ठीक है, ऊर्जा, एनर्जी,
आयतन, वॉल्यूम, और इंपॉर्टेंट है, कईयों को इसको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखो इसको, दूरी जो अभी मैंने सेंटेंस ये ऊपर लिखा भी है, मैं 100 मीटर की दूरी तय करता हूं। जब मैं केवल संख्यात्मक मान बता रहा हूं, यानी मैंने दूरी बताई है, ठीक है। अब इस संख्यात्मक मान के साथ अगर दिशा जोड़ देता हूं तो ये अदिश राशि नहीं रही। तो दूरी के साथ जब दिशा जोड़ देते हैं तो कोई सदिश राशि कौन सी अभी लिख पाऊंगा, लेकिन केवल मैंने दूरी के यानी संख्यात्मक मान यानी केवल परिमाण बताए, तो ये क्या हो गई, दूरी। चाल, मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कार चलाता हूं, ये तो क्या है, मेरी चाल है। कोई दिशा है क्या इसमें? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कार चला रहा हूं, ये क्या हो गया, चाल, स्पीड। द्रव्यमान या वजन, ध्यान रखना कंफ्यूजन कईयों को क्रिएट होता है, द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग है। द्रव्यमान को मैंने अदिश में रखा है, भार को इधर रखूंगा सदिश में। जब फिजिक्स पढ़ते हो तो द्रव्यमान और भार दोनों बिल्कुल अलग है, और फिर भी अगर समझना चाहते हो तो ये द्रव्यमान कॉमन लैंग्वेज में वजन बोल दो, द्रव्यमान, ठीक है। कि मेरा द्रव्यमान, मैं कहता हूं मेरा वजन कितना, 70 किलोग्राम है। मैं ऐसे तो नहीं बोलता कि मेरा वजन 70 किलोग्राम पूर्व दिशा में है। मैं आपसे पूछूं आपका वजन कितना, आप कहोगे 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, वॉट एवर जो भी कहोगे, इतना ही तो कहोगे 80 किलो है। ऐसे थोड़ी कहोगे 80 किलो उत्तर दिशा में, ऐसे तो नहीं कहोगे। यानी कैसी राशि हो गई, अदिश। कार्य ऊर्जा, ऊर्जा का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूं। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से हमें लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऐसे तो नहीं ना 4 किलो कैलोरी दक्षिण में मिलेगी, केवल क्या कहते हैं 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, क्या है, केवल संख्यात्मक मान बताया, परिमाण, अदिश। आयतन की बात करता हूं, कभी बाजार में दूध लेने गए होंगे, हालांकि हमारे क्या क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, दूध लेने जाएंगे ना, क्या कहेंगे दूध वाले को, 1 किलो दूध दे दो, 5 किलो दूध दे दो, 10 किलो दूध दे दो। अरे भाई वो किलो में नहीं, लीटर बोला करो। दूध को भाई द्रव है, आयतन, ठीक है। हालांकि उसका आयतन और द्रव्यमान अलग अलग होता है, ठीक है, बहुत अलग होता है। कभी देखा करो घी लाते हो, आप कहते हो उसे कि 1 किलो घी देना, लेकिन क्या वो 1 किलो होता है, क्या वो 1 किलो नहीं, 1 लीटर होता है। 1 किलो में तो ज्यादा घी चढ़ेगा। खैर फिर भी बता रहा हूं, चलो देखो, अपन जाते हैं दूध लेने के लिए, अपन क्या कहते थे, 1 लीटर दूध दे दो, कोई 1 किलो भी बोल देता होगा, खैर कोई बात नहीं। तो ऐसे ही तो कहते हो ना, 1 लीटर दूध दे दो, ऐसे तो नहीं कहते ना कि 1 लीटर दूध उत्तर में देना, तो केवल क्या कहते हो, 1 लीटर दूध दे दो। केवल संख्यात्मक मान बोला, दिशा बोली क्या, नहीं बोली, क्या है, आयतन क्या है, अदिश। विद्युत धारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं यहां पर इस पर स्टार भी लगाता हूं, क्योंकि ये दिखती है वैसी है नहीं, दिखती है लेकिन ऐसी है नहीं। कैसे, देखो कि कई बार अपन जैसे आगे बात भी करेंगे, ये तार, इसमें से धारा बह रही है, ये तार का ए बिंदु, ये बी बिंदु, और ये 5 एम्पियर की धारा बह रही है। क्या कह सकते हैं कि 5 एम्पियर की धारा कहां से कहां बह रही है, ए से बी की ओर, लेकिन फिर भी अदिश में रखा, क्यों? विद्युत धारा अदिश है, ये बात तो तय है, लेकिन क्यों है, ये बात सुन लो कि केवल संख्यात्मक मान होना और उसके साथ दिशा होना, यही काफी नहीं है सदिश होने के लिए। सदिशों के कुछ नियम भी होते हैं, और उनमें से एक नियम आता है सदिशों का योग नियम, और ये विद्युत धारा सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश में नहीं आएगी, अदिश है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, इसीलिए मैंने यहां पर इसके स्टार लगाया, क्योंकि अक्सर ये गलती कर देते हैं लोग। चलें उधर, सदिश राशियों के भी उदाहरण देख लेते हैं, इसके भी एग्जाम्पल देखें कौन कौन से हैं, देखते हैं। भाई इधर दूरी आ गया, इधर लिख देता हूं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या है देख लो। अब
डिस्प्लेसमेंट। क्या है देख लो, सुन लो। मैंने कहा 100 मीटर की दूरी तय करता हूं, ये तो मैं क्या बता रहा हूं, डिस्टेंस या दूरी की बात कही। मैं 100 मीटर पूर्व दिशा में चलता हूं, देखो दूरी के साथ साथ दिशा भी बता दी, परिमाण और दिशा दोनों, ये कहलाता विस्थापन। दोनों चीजों को समझना। देखो मैं 100 मीटर चलता हूं, ये तो हो गया दूरी। मैं 100 मीटर पूर्व दिशा में चलता हूं, ये क्या हो गया, विस्थापन। दूरी अदिश, विस्थापन सदिश। दूरी डिस्टेंस, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। सेम ऐसे ही आगे एक और आता है वेग, वेलोसिटी। चाल के लिए मैंने आपको बताया कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कार चलाता हूं, ये तो हो गई मेरी स्पीड, हो गई, चाल हो गई। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार को पूर्व दिशा में चलाता हूं। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये संख्यात्मक मान हो गया, और साथ साथ पूर्व दिशा भी जोड़ दी। संख्या के साथ दिशा क्या हो जाएगी, सदिश राशियां। ये वेग। जिस तरह से दूरी और विस्थापन अलग अलग हुए, वैसे ही चाल और वेग भी अलग अलग हो गए। चाल बोले तो स्पीड, वेग बोले तो वेलोसिटी। अब जब फिजिक्स पढ़ते हो तो इन बारीक चीजों का थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। चाल और वेग अलग अलग होते हैं, दूरी और विस्थापन अलग अलग होते हैं। आगे बात करते हैं। द्रव्यमान, यहां पर आ जाएगा भार, वेट। हम नॉर्मली बोल देते हैं, कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, कोई गलत नहीं है, भाई कोई जुर्म नहीं कर रहे हो आप बोल देते हो कि मेरा भार 70 किलो है। ये गलत कर दिया आपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग। कैसे? जब आप भार बोल रहे हो तो पीछे किलोग्राम तो मत लगाओ भाई। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। द्रव्यमान यहां रखा नहीं क्या, ये रखा है ना द्रव्यमान, देखो मास। तो वहां पर भार मत बोलो, फिर किलोग्राम बोलोगे तो फिर भार मत बोलना फिर, क्योंकि सुनना मैं आगे बताऊंगा। वैसे थोड़ा सा बता रहा हूं, आपका द्रव्यमान तो होता ये n से दर्शाते हैं मास को। आपके द्रव्यमान को जब मैं गुरुत्वीय त्वरण यानी जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कईयों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा हो तो आने वाली क्लासेस में पढ़ लेंगे। तो जब द्रव्यमान को मैं गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देता हूं, ये है भार। ठीक है, ये जी क्या है, त्वरण है एक प्रकार का, लेकिन कौन सा है, गुरुत्वीय त्वरण है। और इसको गुणा किससे कर रहा हूं, द्रव्यमान से। ऐसा कुछ फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था क्या, F बराबर m, कुछ ऐसा देखा था क्या, कंपेयर कर सकते हैं क्या? द्रव्यमान, द्रव्यमान, ए त्वरण, ये भी त्वरण है, भले ही चलो गुरुत्वीय त्वरण ही है, लेकिन है तो त्वरण। ये क्या हो गया, बल। तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार का बल, लेकिन इसे क्या कहेंगे, भार बल कहेंगे। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो भार बोलो ना तो आगे से पीछे न्यूटन बोलना फिर। इसलिए ऐसे बोल दिया करो कि हाँ मेरा वजन 70 किलोग्राम है, तो कोई गलती नहीं कर रहे। बट कोई बात नहीं, दैनिक जीवन में बोल सकते हो, उसमें कोई आपको जुर्माना नहीं लगाएगा, कोई आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन एग्जाम में अगर ये बोल दिया ना तो मार्क्स कट जाएंगे फिर, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 0 मिल जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, आज के बाद अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में कि भार और द्रव्यमान किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है। ठीक है, चले आगे एक बार फिर इधर। तो भार या वेट क्या है, सदिश राशि। और भी देखते हैं, बल, फोर्स, फोर्स पढ़ना है हमें, संवेग, मोमेंटम, ये सभी कैसी और भी आएगी राशियां भाई। अभी तो अपन केवल ठीक है सदिश अदिश की बात कर रहे हैं, कैसी राशि होगी, ये सारी उधर सदिश राशियां हो गई। ध्यान रखना इनका भाई। ठीक है, आगे भी जहां जहां आएगी राशियां उनकी बात करते रहेंगे। कभी भी अपन जैसे बल भी पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ेंगे, सब जगह मैं लिखवाऊंगा मात्रक क्या होते हैं। तो अब जब हमारे पास ये दो राशियां आ गई, दिशा के आधार पर दो प्रकार की राशि। बाकी वैसे अगर मैं बात करूं फंडामेंटली भौतिक विज्ञान में हम 7 मूल भौतिक राशियां मानते हैं। 7 मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी है, लिखता हूं, ध्यान रखना कि लिख सकते हैं
कि भौतिक विज्ञान में 7 मूलभूत राशियां, सात मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां, सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखें कौन कौन सी राशियां हैं। इधर तो राशियों के नाम आ जाएंगे, क्वांटिटीज, और इस तरफ लिख देंगे उनके मात्रक। देखते हैं सबसे पहले लंबाई। लंबाई लंबाई का मात्रक सामने हो जाएगा मीटर। फिर दूसरा लंबाई या लेंथ, फिर हो जाएगा द्रव्यमान या मास, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं समय, टाइम। अगली राशि हो गई टाइम, तो टाइम का स्टैंडर्ड मापन हम करते हैं सेकंड में, न तो घंटे में न मिनट में, ठीक है। इसके बाद आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट, विद्युत धारा के बाद देखें आगे तापमान, टेम्परेचर, तापमान का मात्रक केल्विन। फिर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाएगा मोल। ये हम जनरली केमिस्ट्री में यूज करते हैं। और लास्ट में आ जाता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका हो जाएगा कैंडेला। ये शब्द आया है कैंडल यानी मोमबत्ती से, कैंडेला। ज्योति तीव्रता भाई किसी भी प्रकाश के स्रोत की जो रोशनी की तीव्रता को मापने का एक प्रकार से
ये तरीका होता है, किस में नापते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में, ज्योति तीव्रता में, कि भाई इकाई क्षेत्रफल से जो ऊर्जा पारित हो रही है वगैरह परिभाषित करते हैं। मात्रक ध्यान रखना, कैंडेला। तो 7 मूल भौतिक राशियां और उनके मात्रकों की बात की। अब एक चीज हमने यहां पर क्या पढ़ी, मात्रक। क्या लंबाई को हम केवल मीटर में ही नापते हैं क्या? नहीं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, अलग अलग इकाइयां हैं। जैसे सबसे अच्छी आसान बात बताऊं, देखो ऑनलाइन शॉपिंग लगभग सभी लोग करते हैं, और नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन करते होंगे। जूते तो सबने खरीदे होंगे, कभी ना कभी जूता पहन के भी देखा होगा। कभी देखते हो जूते पर 40 नंबर लिखा हुआ रहता है, तो कभी 8 नंबर लिखा हुआ रहता है। जूते की वही की वो साइज है, लेकिन कभी उस पर 40 तो कभी 8 लिखा हुआ रहता है। क्या हुआ? अलग अलग स्टैंडर्ड है। यूएस की साइज अलग है, यूके की अलग है। और अगर वैसे आप अपने फुट की लंबाई नापते हो तो देखोगे कुछ इंच में या कुछ सेंटीमीटर में है। नापने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नाप तो सकते हैं ना। अब नापने की, या ये जो इनके जो मात्रक होते हैं, मीटर में नाप रहे हो, सेंटीमीटर में नाप रहे हो, फीट पे नाप रहे हो, किस में नाप रहे हो, इसके आधार पर हम मात्रक पद्धतियां देखते हैं। और बहुत कॉमन सी पद्धतियां होती है, लगभग हमें सबको पता भी होता है। जैसे हम बात करें एमकेएस पद्धति, देखो एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, बाकी 4 पर मत जाना। और एमकेएस पद्धति में देखो, एम बोले तो मीटर यानी लंबाई का मात्रक मीटर, के बोले तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, एस बोले तो सेकंड किसका मात्रक, समय का मात्रक। मीटर को सेंटीमीटर में भी तो नाप सकते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं भाई, द्रव्यमान को किलोग्राम क्या ग्राम में भी तो नाप सकते हो। सेकंड, इसको सेकंड ही रहने देते हैं। तो एक और मात्रक पद्धति बता रहा हूं, देखो सेंटीमीटर सी, ग्राम जी। ग्राम को किससे नापते हैं भाई? ग्राम को इंग्लिश में लिखोगे तो GRAM ही तो लिखोगे। तो सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। और अगर यही आप फुट, पाउंड और सेकंड में नापते हो, यानी लंबाई को फुट में नापा, द्रव्यमान को पाउंड में, केक वेक लेते हो ना कई बार, ठीक है, तो जो छोटे छोटे केक होते हैं, वो केक वाला, पेस्ट्री वाला या जो बेकरी वाला, वो आपको क्या बताता है कि ये इतने पाउंड का है। वो पाउंड क्या, वजन ही तो होता है। बस नापने का तरीका किलोग्राम, ग्राम के बाद, सॉरी किलोग्राम, ग्राम के बाद अब क्या हो गया, पाउंड हो गया। बाकी सेकंड में भी, यानी एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड, यहां पर भी मात्रक समय का सेकंड ही है। तो ये 3 ऐसी कुछ मात्रक पद्धतियां, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, इनकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इनकी, ये जो मात्रक पद्धतियां हैं, लिख लेते हैं। मात्रक पद्धतियां, यूनिट सिस्टम्स, यूनिट सिस्टम्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लग रहा है हमें, कईयों को ऐसे लग रहा है सर ये पता है क्या बता रहे हो, हमें तो पता है ये। भाई बेसिक यहीं से होते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि मैं जब आपके आगे, जब मैं आपको ये पद्धतियों से कन्वर्ट करना बताऊंगा, तब देखना ये बार बार आएंगी, ठीक है। तो मात्रक पद्धतियां हम इधर तो पहले लिख देते हैं राशियां, क्वांटिटीज, राशियां, जैसे लंबाई, लेंथ, फिर द्रव्यमान, मास, फिर समय, सेकंड, समय या टाइम, टाइम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम
थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिकली बना लेते हैं भाई। इधर देखते हैं सबसे पहले एमकेएस पद्धति। भाई इनके नाम में ही इनके मात्रक छुपे हुए हैं, ठीक है। एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। क्या क्या बोलते हैं देखें। लंबाई एम बोले तो मीटर, के बोले तो किलोग्राम और एस बोले तो सेकेंड, एस बोले तो सेकेंड। सीजीएस की बात करें, सी बोले तो सेंटीमीटर, द्रव्यमान बोले जी बोले तो ग्राम और समय को यहां पर भी सेकेंड में रखेंगे। फिर यहां एफपीएस बोले तो फिट या फुट, पी बोले तो द्रव्यमान को पाउंड में और एस बोले तो सेकेंड। अब यहां आपको कुछ नई राशियां जो अपन लेस कॉमन होता है, भाई जनरली हम इनको देखते नहीं है हमारे आसपास। जैसे हम बात करें फुट की बात करते हैं, पाउंड की बात करते हैं, तो इसमें भी हम इनकी तुलना करके देखते हैं। तो हमारे सामने कुछ इनके बारे में बात करते हैं। जैसे मीटर और सेंटीमीटर की बात करूं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे लगभग, या सही बात है सीधा सा क्या लिख सकते हैं, मीटर और सेंटीमीटर। कुछ इनके संबंध बता देता हूं आपको भाई। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे लगभग, या पूरे ही कितने हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और अगर 1 मीटर में फिट की बात करें तो लगभग 3.2 फीट हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम किलोग्राम, ग्राम और पाउंड की बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम, ग्राम की बात करें तो 1000 ग्राम हो जाएंगे। और अगर पाउंड की बात करें तो 1 किलोग्राम में हम देखते हैं 2.2 पाउंड होते हैं लगभग। ये भी लिख लेते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। बेसिक बातें हैं भाई। और लगभग 2.2 पाउंड। बाकी सेकंड सबका ही कॉमन था, इसलिए सेकंड को अलग नहीं लिख रहा मैं। कन्वर्ट करना ध्यान रखना, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। जब आप न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करते हो या जूल से अर्ग में कन्वर्ट करते हो, यही चीज काम आती है। तो बेसिक बातें हमने भौतिक राशियों की, सदिश अदिश की और इनमें हमने
मात्रक पद्धतियों की बात की, छोटी सी बात बता रहा हूं कि कैसे इनको यूज करेंगे देखना। भाई मैं आपको पूछता हूं, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? भाई डाइन भी क्या है, न्यूटन का बल का ही मात्रक होता है। अब कईयों को ये रटा हुआ रहता है 10⁵ डाइन। अच्छी बात है, गलत नहीं है, 10⁵ डाइन याद है, रटा हुआ है, अच्छी बात है। बट ये 10⁵ डाइन आया कैसे वो बता रहा हूं, ताकि आप और भी कोई कन्वर्जन पूछे आपसे कि इसको इसमें कन्वर्ट करो तो बता सको। जैसे देखो न्यूटन, भाई बल का मात्रक है, बल F बराबर क्या होता है, m गुणा a। और अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, भाई ये एसआई पद्धति में कहते हैं न्यूटन, और एसआई में लंबाई भाई मीटर कहते हैं, और द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। तो इसमें देखो m की जगह मैं क्या रखता हूं, यहां पर किलोग्राम, गुणा a की जगह क्या रखता हूं, मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। भाई ये मैंने फॉर्मूला रखा है और फॉर्मूले से मात्रक लिखे। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और त्वरण एक्सीलरेशन ए क्या है, त्वरण है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। अब डाइन भी देखो, डाइन में भी क्या होगा, F बराबर ma, यहां पर भी अप्लाई होगा, लेकिन यहां द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में, और मीटर की जगह क्या होगा, सेंटीमीटर बटा सेकंड का स्क्वायर, सेकंड ही होता है। सीजीएस में है ये जो डाइन होता है किस पद्धति में होता है, सीजीएस में, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में व्यक्त कर दिया इसको, दैट्स इट। अब इनकी तुलना कर लो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये लीजिए 10⁻, भाई 1000 होते हैं ना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम रख दिया, गुणा सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ये रख दिए मैंने 100। यहां पर भी सेकंड का स्क्वायर, यहां पर भी सेकंड का स्क्वायर, तो नीचे वाली राशि को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो 10⁻3 को 1000 को रख सकता हूं 10⁻3, और 100 को लिख सकता हूं 10⁻2। जब घातें गुणा में होती है तो जुड़ जाती, ये हो गया 10⁻5 डाइन। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ध्यान रखना भाई कि किस तरह से कन्वर्ट करने में ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। फुट और पाउंड पर इतना नहीं जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा बहुत इनका भी ध्यान रख लिया करो, पूछ ले तो अपर हैंड ही होगा हमारा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फिजिक्स की, फंडामेंटल फिजिक्स की हमने बातें की, इसमें हमने देखा कि किस तरह से कन्वर्ट वगैरह कर सकते, कन्वर्जन कैसे होता है। ध्यान रखा करो, ये सारी चीजें आगे काम आएंगी जो अपन ने आज मैंने बताया। ध्यान रखना इनको, थोड़ा सा फंडामेंटल, हर चीज, हर टॉपिक में इस तरह से ये चीजें बार बार मैं रिकॉल करवाऊंगा। और फिर कह रहा हूं, फिजिक्स को प्लीज फिजिक्स के ढंग से पढ़ना, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ना। कोई भी परिघटना बताता हूं उसको दैनिक जीवन से जोड़कर, खैर मैं भी बताऊंगा आपको, यहां पर उदाहरण भी दूंगा। जब मैं भारहीनता की बात करूंगा तो आपको झूले की याद दिलाऊंगा। कईयों को झूले में बैठने से डर लगता है, भारहीनता जैसी अवस्था या भार में कमी आ जाती है, वो अजीबो गरीब लगता है, कुछ अजीब सी हलचल होती है शरीर में, वो भार में परिवर्तन महसूस होने के कारण होती है। बाकी कितना अच्छा है, गुरुत्वाकर्षण बल फील करना, ऊपर से चढ़ के नीचे कूद जाओ, ये लो गुरुत्वाकर्षण बल, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। वो बचपन में सबने किया होगा, वो स्केल को सर से रगड़ते थे बालों से और वो कागज के पास ले जाते थे। भाई घर्षण से आपने आवेश उत्पन्न किया और यहां पर क्या हुआ, आकर्षण हुआ है, बल लग रहा है। गति वाले उदाहरण मैंने दिए, खेलते समय कितनी बार हमने वो बंदूक ऐसे बना लेते थे, ये लो बंदूक बन गई, या ऐसे ये बंदूक बन गई, और पीछे देखो हम भी जब छोड़ते थे बंदूक, ये पीछे हाथ से सपोर्ट रखते थे, फिर ढिचकियां बोलते थे तो ये हाथ पीछे आता था, ढिचकियां ऐसे, ये पीछे आना। न्यूटन के तीसरे नियम का पालन कर रहे हो आप। सब जगह ये दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ना प्लीज, अच्छा रहेगा, अच्छे से समझ में आएगी फिजिक्स। तो बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।